हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे और अच्छी तरह से अपना अध्ययन कर रहे होंगे। हमने पिछले वीडियो में देखा था जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक की जो सीरीज़ चल रही है उसके अंतर्गत हमने काल विभाजन जिस प्रकार से आचार्य शुक्ल ने किया है वो हमने देखा था। आज इस वीडियो में हम काल विभाजन किया है 4 भागों में, तो उसके अंतर्गत उन्होंने क्या क्या लिया है और किस तरीके से उसका उपविभाजन किया है, वर्गीकरण किया है, वो आज हम देखेंगे इस वीडियो में। आइए अब वर्गीकरण देखते हैं कि उन्होंने किस काल विभाजन में कितने वर्गीकरण किए हैं और एक काल विभाजन के अंदर उन्होंने किस किस प्रकार के साहित्य को रखा है। देखिए, यहाँ से आदिकाल है, जो काल विभाग आप देख चुके हैं उसी का ही यहाँ पर काल विभाग में उन्होंने जैसे कि जनता और साहित्य का संबंध बताया था। हिंदी साहित्य के इतिहास के 4 काल उन्होंने जो बांटे हैं वो हम लोग देख चुके हैं। इसके आगे आइए आदिकाल में उन्होंने प्रकरण 1 में सामान्य परिचय के अंतर्गत इन सारी चीज़ों को रखा है जो कि हम आगे पढ़ेंगे। ऐसे हम यहाँ पर थोड़ा सा एक संक्षिप्त परिचय ले लेते हैं और आगे इसके सामान्य परिचय के अंतर्गत क्या क्या आएगा वो हम प्रकरण 1 में आगे पढ़ेंगे। फिर प्रकरण 2 विभाग किया है उन्होंने आदिकाल का, जिसमें कि उन्होंने अपभ्रंश काव्य को रखा है। आदिकाल, ये बिल्कुल ध्यान से देखिएगा आप कि जो आदिकाल है उसमें उन्होंने सर्वप्रथम परिचय दिया है, उसके बाद अपभ्रंश काव्य को रखा है। और प्रकरण 2 में प्रकरण 1 में सामान्य परिचय, प्रकरण 2 में अपभ्रंश काव्य और प्रकरण 3 में देश भाषा काव्य को रखा है। तो प्रकरण 3 जब आपका स्टार्ट होता है वही वीरगाथा काल का समय आचार्य शुक्ल ने माना है। यहाँ पे मिस प्रिंट है शायद 1050 से 1375। देश भाषा का वही समय आचार्य शुक्ल ने माना है जो प्रकरण 3 में के अंतर्गत रखा है। इससे पहले आदिकाल यहाँ से स्टार्ट है, लेकिन यहाँ पर वीरगाथा काल नहीं है। तो उन्होंने प्रवर्धित में बताया कि देश काव्य की कुछ रचनाएं ने परिचय देने के और आधार बनाने के लिए कैसे हिंदी साहित्य का विकास उसे उन्होंने दी हैं, वो प्रकरण 2 में अपभ्रंश काव्य के अंतर्गत आएंगे। जबकि देश भाषा काव्य के अंतर्गत उन्होंने वीरगाथा काल का आरंभ माना, जो कि 1050 से 1350 तक है। प्रकरण 3 तक हम लोगों ने देखा कि प्रकरण 1 में सामान्य परिचय, प्रकरण 2 में अपभ्रंश काव्य और प्रकरण 3 में देश भाषा काव्य को रखा है और वहीं से उन्होंने वीरगाथा काल का आरंभ माना है। फिर प्रकरण 4 में उन्होंने फुटकल रचनाएं रखी हैं। फुटकल रचनाओं में जैसे लोक भाषा के पद, खुसरो और विद्यापति का साहित्य। उसके बाद पूर्व मध्यकाल प्रारंभ होता है जिसे कि हम भक्तिकाल के नाम से जानते हैं, जो 1375 से 1700 विक्रम संवत तक माना है। इसमें भी उन्होंने प्रकरण 1 के अंदर सामान्य परिचय रखा है और फिर उन्होंने जैसा कि आगे पहले बताया जा चुका है कि इसको 2 भागों में बांटा है। ये निर्गुण की दोनों धाराएं यहाँ पर ज्ञानाश्रयी और प्रेमाश्रयी हो गई, जो कि निर्गुण के अंतर्गत आएंगी। तो एक को उन्होंने प्रकरण 2 के अंतर्गत लिया है ज्ञानाश्रयी शाखा को, और प्रेमाश्रयी शाखा को उन्होंने प्रकरण 3 में रखा है। अब यहाँ पर निर्गुण धारा के 2 विभाग किए, प्रकरण 2 में एक, प्रकरण 3 में दूसरा, ज्ञानाश्रयी और प्रेम मार्गी। अब सगुण धारा के अंतर्गत उन्होंने 2 शाखाएं की, राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा। तो प्रकरण 4 में उन्होंने सगुण धारा के अंतर्गत राम भक्ति शाखा को रखा है। प्रकरण 4 में राम भक्ति शाखा है। प्रकरण 5 में सगुण धारा के अंतर्गत प्रकरण 5 में सगुण धारा के अंतर्गत उन्होंने कृष्ण भक्ति शाखा को रखा है। सगुण धारा के अंतर्गत प्रकरण 5 में सगुण धारा कृष्ण भक्ति शाखा को रखा। अब आपने देखा कि भक्ति काल की 2 धाराएं हैं, निर्गुण और सगुण। तो निर्गुण के अंतर्गत ज्ञानाश्रयी और प्रेमाश्रयी 2 शाखाएं उन्होंने की। फिर उसके बाद सगुण में कृष्ण भक्ति शाखा और राम भक्ति शाखा 2 धाराएं की। इसके अतिरिक्त जो रचनाएं बचती थी उसको उन्होंने फुटकल रचनाओं के अंतर्गत रखा है, जो कि उल्लेखनीय थी। उनको उन्होंने अलग से सगुण धारा के अंतर्गत भक्तिकाल की फुटकल रचनाओं के नाम से अपने साहित्य में लिया है। उत्तर मध्यकाल, जिसको कि रीतिकाल आचार्य शुक्ल ने कहा है,
संवत 1700 से 1900 तक। तो इसमें भी उन्होंने प्रकरण 1 में सामान्य परिचय दिया है रीतिकाल का। फिर प्रकरण 2 में रीति ग्रंथकार कवि, रीति ग्रंथकार जो कवि थे उन कवियों का परिचय दिया है। प्रकरण 3 में रीतिकाल के अन्य कवियों का परिचय दिया है, जो ये लक्षण ग्रंथकार थे उनका परिचय दिया है। फिर रीतिकाल के अन्य कवियों का परिचय दिया है। अब देखिए 1700 से 1900 हम लोगों ने रीतिकाल तक देखा कि किस प्रकार से उन्होंने विभाग किया रीतिकाल का। अब देखिए 1900 से 1980 विक्रम संवत तक उन्होंने आधुनिक काल को स्वीकारा है, जिसको कि उन्होंने गद्य काल की संज्ञा दी है। बाकी अन्य की तरह प्रकरण 1 में सामान्य परिचय दिया है, जिसमें कि उन्होंने गद्य के विकास को दिखाया है। आधुनिक काल के पूर्व गद्य की अवस्था क्या थी? ब्रजभाषा गद्य, खड़ी बोली गद्य का प्रचलन नहीं था, तो ब्रजभाषा में जो गद्य था वो किस प्रकार था, उसका विकास कैसे हुआ, उसको यहाँ पर दिखाने का प्रयास किया है। फिर उसके पश्चात खड़ी बोली आती है। खड़ी बोली गद्य का भी कुछ परिचय उन्होंने यहाँ तक दिया है। फिर प्रकरण 2 के अंतर्गत गद्य साहित्य का आविर्भाव। फिर प्रकरण 2 के अंतर्गत गद्य में जो साहित्य लिखा जाने लगा था, गद्य में जो साहित्य प्राप्त होने लगा था, उसका आविर्भाव कैसे हुआ, इसको प्रकरण 2 के अंतर्गत रखा है। आधुनिक गद्य साहित्य परंपरा का प्रवर्तन। यहाँ आपने देखा था गद्य साहित्य का आविर्भाव कैसे हुआ। अब आधुनिक गद्य साहित्य की परंपरा का प्रवर्तन किस प्रकार का हुआ, आधुनिक गद्य की भूमिका किस प्रकार से तैयार हुई, वो उन्होंने समझाने का प्रयास यहाँ पर किया है। इसके तहत प्रकरण 1 में गद्य का प्रवर्तन सामान्य परिचय दिया है, जो कि उन्होंने 1925 से 1950 ईस्वी स्वीकार किया है। अब आप यहाँ पर ये ध्यान दीजिए कि उन्होंने आधुनिक काल का आरंभ 1900 से 1980 माना। आधुनिक काल का आरंभ ये मान लीजिए आप 1900 विक्रम संवत से माना था, जबकि आधुनिक गद्य का प्रवर्तन उन्होंने 1925 से माना है। इसके बीच का जो समय है 1900 से 1925 के बीच का जो समय है वो उन्होंने ये बताया था कि किस प्रकार से ब्रजभाषा गद्य लिखा जाता था, उसके बाद गद्य साहित्य का धीरे धीरे आविर्भाव किस प्रकार हुआ था, और खड़ी बोली तक आते आते गद्य किस प्रकार का था, ये उन्होंने पहले बताने का प्रयास किया है। उसके बाद उन्होंने जिसको कि हम प्रथम उत्थान कहते हैं, उसको 1925 से 1950 तक माना है। अब इसके तहत भारतेंदु का प्रभाव, क्योंकि ये समय भारतेंदु काल था, तो उन्होंने भारतेंदु ने गद्य में भी रचनाएं की थी, तो ये भारतेंदु काल के नाम से जाना गया। इसमें भी प्रकरण 1 में गद्य का प्रवर्तन और उसका सामान्य परिचय दिया है, इसको प्रथम उत्थान मानते हैं। फिर प्रकरण 2 में उन्होंने गद्य का प्रवर्तन, प्रथम उत्थान, यहाँ प्रथम उत्थान के पहले की स्थितियाँ क्या थीं और कैसे गद्य अपनी मुख्य धारा की ओर बढ़ रहा था, वो यहाँ बताने का प्रयास किया है। और प्रथम उत्थान के अंतर्गत उन्होंने भारतेंदु हरिश्चंद्र और उनकी रचनाओं और भारतेंदु मंडल के जितने भी लेखक थे उनकी जो संपादित की हुई पत्रिकाएं थीं उन सबका जिक्र यहाँ पर किया है। प्रकरण 3 में उन्होंने गद्य साहित्य का प्रसार किया है। गद्य साहित्य का प्रसार उन्होंने प्रकरण 3 के तहत रखा है, जो कि द्वितीय उत्थान के अंतर्गत आता है। द्वितीय उत्थान को उन्होंने 1950 से 1975 विक्रम संवत तक स्वीकार किया है। इसी को हम अगर काव्य धारा में देखें तो द्विवेदी युग मानते हैं। यही द्विवेदी युग का समय था। गद्य साहित्य का निर्माण। अब किस प्रकार से गद्य साहित्य का निर्माण होने लगा था द्विवेदी युग में, वो यहाँ पर इन्होंने स्पष्ट किया है प्रकरण 4 के अंतर्गत। प्रकरण 5 में गद्य साहित्य की वर्तमान गति, गद्य साहित्य की वर्तमान गति क्या थी उसको इन्होंने यहाँ पे अभिहित करने की कोशिश की है। और यहाँ से और ये गति जो है उन्होंने तृतीय उत्थान के अंतर्गत ली है, जो कि 1975 विक्रम संवत से आगे से माना जाता है। अब आधुनिक काल को उन्होंने 2 धाराओं में बांटा था, एक गद्य काव्यखंड और एक गद्यखंड। गद्यखंड जैसा कि भी हम देख चुके हैं।
अब यहाँ पे है काव्यखंड। काव्यखंड प्रकरण, काव्यखंड की पुरानी धारा। अब काव्यखंड को भी यहाँ पर उन्होंने दो भागों में विभाजित किया है, एक पुरानी धारा और एक नई धारा। तो 1900, अब हम फिर वहीं पर आ जाते हैं जहाँ से गद्य को हमने देखा था 1900 विक्रम संवत से। तो 1900 से 1925 और 1925 से प्रथम उत्थान का आरंभ हुआ था, वही यहाँ पर है। प्रकरण 1 में उन्होंने काव्यखंड पुरानी धारा को रखा है जो कि 1900 से 1925 तक है। फिर प्रकरण 2 में नई काव्य धारा को रखा है जो कि प्रथम उत्थान के अंतर्गत आती है और 1900 से 1950 विक्रम संवत जिसका समय है। आपकी सुविधा के लिए हमने ईस्वी में लिख दिया है 1868 ईस्वी से लेकर 1893 ईस्वी। देखिए ये भारतेंदु का समय था। 1850 ईस्वी में भारतेंदु का जन्म हुआ था और 1868 में उनकी प्रथम संपादित की हुई पत्रिका निकली थी जिसका कि नाम है कविवचन सुधा। तो ये नई काव्यधारा के अंतर्गत प्रथम उत्थान 1925 से 1950 तक रहा। प्रकरण 1 पुरानी धारा, प्रकरण 2 नई धारा और प्रकरण 3 के अंतर्गत भी नई धारा आई, जिसमें कि काव्यखंड की नई धारा के अंतर्गत द्वितीय उत्थान आपने 1950 से 1975 विक्रम संवत देखते हैं जो कि द्विवेदी युग के अंतर्गत आता है 1893 से 1918 ईस्वी तक। अब यहाँ पर कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि द्विवेदी युग का समय जो है वो 1900 से माना जाता है, तो और यहाँ पर 1893 दिया है, परंतु आचार्य शुक्ल ने जो है द्विवेदी युग को द्वितीय उत्थान के अंतर्गत ही उनकी रचनाओं को रखा है। ये देखिए पंडित श्रीधर पाठक से जो आगे कि ये द्विवेदी युग के अंतर्गत ही आते हैं। हरिऔध हैं और महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं। ये द्विवेदी युग को उन्होंने 1893 से 1918 ईस्वी तक माना है, जबकि लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय, रामविलास शर्मा और अन्य लोगों ने 1900 से 1918 तक माना है, जबकि आचार्य शुक्ल ने 1893 ईस्वी से 1918 ईस्वी तक द्विवेदी युग को माना है, जिसे उन्होंने द्वितीय उत्थान के अंतर्गत रखा है। काव्यखंड की नई धारा के अंतर्गत प्रकरण 4 को उन्होंने तृतीय उत्थान के अंतर्गत रखा है, जो कि 1918 ईस्वी से लेकर आगे तक चला है। तो ये इसमें आपका छायावाद स्टार्ट हो जाता है यहाँ से 1918 से लगभग 1936 या 1938। डॉक्टर नगेंद्र ने 1938 माना है, वैसे सर्वमान्य 1936 मानते हैं छायावाद का समय, 1918 से 1936। अब उसको उन्होंने तृतीय उत्थान के अंतर्गत रखा है। अब इसमें वर्तमान काव्यधाराएं और सामान्य परिचय की, वर्तमान में काव्यधाराएं किस प्रकार चल रही थी, क्या उनकी प्रवृत्ति, वो सब उन्होंने तृतीय उत्थान में स्पष्ट किया है, जो कि काव्यखंड की नई धारा में प्रकरण 4 के अंतर्गत उन्होंने दिया है। तो अभी आपने ये बुक में समझ लिया है।